अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट। आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर खालिद रहमान साहब, जो कि स्पेशलिस्ट हैं आर्थोपेडिक और एसोसिएट प्रोफेसर हैं फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि आजकल इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादातर आप ही के रिलेटेड हैं। मैं सबसे पहला जो मेरा सवाल आपसे होगा ना, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सर पहला सवाल है कि बच्चों के कद नहीं बढ़ते। अब चाइना के अंदर कुछ ऐसी वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देखते हैं जिसमें ऑपरेशन का भी कहा जाता है कि वो उससे ऑपरेशन से भी कद बढ़ जाता है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो कहीं ना कहीं हड्डियों से ही है, हमारी कद बढ़ना। और कहीं हमारे गांव के अंदर जो नुस्खे जाते हैं कि बांस का मुरब्बा खाने से भी कद बढ़ता है और बांस का कहवा पीने से भी बढ़ता है कद। अब आप स्पेशलिस्ट हैं, आप बताएं कद क्यों नहीं हमारे बढ़ रहे? बच्चों के कद छोटे हैं, लटकने से कहते हैं कि जी इतनी देर अगर आप लटकेंगे तो आपका कद बढ़ेगा। तो ये सारी जितनी मिथ हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने पॉडकास्ट में, प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया। अच्छा, सबसे पहले ये जो आपने क्वेश्चन किया है कि पाकिस्तान में एवरेज हाइट जो है वो दुनिया के मुकाबले में कम है। बिल्कुल ठीक है, और थर्ड वर्ल्ड में भी अगर देखा जाए तो हमारी थर्ड वर्ल्ड में भी ये कम उस पे साइड पे आती है। उसमें जो हम इसको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ। अब स्टंटेड ग्रोथ में जो बोन्स की क्वालिटीज़ और बोन्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो पूरी नहीं होती तो उसकी वजह से उनका जो ग्रोथ का अमल है या जो उनकी ग्रोथ लंबाई होनी है वो लंबाई नहीं होती जितनी रिक्वायर्ड होती है। अब एक्चुअल में ये होता है कि हमारे पास बच्चे जब आते हैं, कई दफ़ा माएँ या पेरेंट्स लेकर आते हैं कि जी ये रात को सोता है तो कहता है कि जी मेरे घुटनों में या टांगों में दर्द है। हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, या जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं या जो हमारे दोस्त डॉक्टर्स हैं वो उनको पेन किलर्स पे रखते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसको फुलफ़िल करें। तो कई दफ़ा तो हमारे पास वो जब ग्रोथ स्पर्ट आता है उस वक्त आ जाते हैं टेढ़ी टांगों के साथ, या वो रूटीन में अगर कभी हमारे पास आ जाते हैं बोन पेन्स के साथ। तो यानी इसको हम बुक्स में भी अगर देखें तो लिखा हुआ है दिस इज़ द क्राई ऑफ बोन्स। यानी ये बोन्स चीख रही हैं कि हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है या जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है वो हमें प्रोवाइड की जाए। अब ज़रूरत की चीज़ क्या है? ज़रूरत की चीज़ जो खुराक के ज़रिए पूरी की जा सकती है उसमें है कैल्शियम का होना, उसमें है विटामिन डी का प्रॉपर होना, उसमें है प्रोटीन्स का प्रॉपर होना। जब हमारी डाइट में ये तीन चीज़ें शामिल नहीं होती या कम मिकदार में होती हैं तो हड्डियों की ग्रोथ का अमल स्लो हो जाता है या रुक जाता है। अब उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि विटामिन डी का काम ये है कि उसने कैल्शियम को जिस्म में, जब मैदे में आपने कैल्शियम या उससे डेयरी प्रोडक्ट्स लिए हैं, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है, उसको एब्जॉर्ब करना है। अब वो एब्जॉर्ब तो उसने कर लिया, अब उस कैल्शियम को उठा के, यानी जिस चीज़ पे लोड होके जाना है वो है प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन लेवल्स। अब वो प्रोटीन्स भी हमारी कम है, कैल्शियम की हमारी वो भी कम है। तो ये सारे फैक्टर्स मिल के हमें पहले तो बोन्स की ग्रोथ को वहीं पे ही हम स्लो डाउन कर देते हैं जब उसको ज़रूरत होती है। ग्रोथ की जो लेयर्स हैं उन्होंने प्रोलिफरेट करना होता है। अब बात आ जाती है कि हमारे यहाँ क्यों ये चीज़ें, एक वजह तो खुराक की हो गई, दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता जा रहा है। स्कूल इतने छोटे हो गए हुए हैं कि एक एक कोठी के अंदर स्कूल बने हुए हैं जो कि बहुत पोश स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पे स्पोर्ट्स नामी कोई एक्टिविटी नहीं है। को करिकुलर में तो उनको डाला जाता है लेकिन स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं है। शाम में घर में बच्चे ने आना है, माँ बाप ने या वैसे बच्चे की एक आदत बनी हुई है कि जी ये तंग कर रहा है, इसको मोबाइल पकड़ा दो। ठीक हो गया। हाँ, अब वो भी घर में बैठा है, उसने कोई फिजिकल एक्टिविटी के लिए शाम में भी नहीं निकलना। हमें याद है कि हमारा स्कूल जो था, हम गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं, हमारा जो स्कूल था वो एकड़ों में था, और मस्ट था कि जो हमारे पीटी मास्टर थे उन्होंने हमें स्पोर्ट्स भी करवानी है, ब्रेक टाइम में उन्होंने हमें बाहर लेकर भी जाना है, एक्टिविटी भी करवानी है, और शाम को भी हमने एक्टिविटी के लिए निकलना होता था। अब ये जब सारी चीज़ें जंबल अप होती गई हैं तो ये सारी चीज़ें ऐड करते करते इस स्टेज पे हमें आ गई हैं कि हम फिज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं कर रहे। बच्चा हमारा कोई शाम को ना स्पोर्ट्स में जा रहा है ना किसी फिज़िकल एक्टिविटी में वो जा रहा है, वो सारा दिन स्क्रीन में बैठा है। उसकी वजह से उसकी आंखें भी जा रही हैं और उसकी ग्रोथ का पोटेंशियल भी कम होता जा रहा है। मोबाइल देखने से वाकई, अगर बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, उससे ग्रोथ रुकती है।
ग्रोथ इस वजह से, यानी डायरेक्ट उसका रिलेशनशिप इससे नहीं है कि वो मोबाइल रोक रहा है, रिलेशनशिप ये है कि वो शाम को एक्टिविटी पे नहीं जा रहा। बोन्स को क्या ज़रूरत है ग्रोथ के लिए, जब उस पर स्ट्रेस पड़ेगा तो वो बढ़ेगी। जब उस पर आप स्ट्रेस डालना कम कर देंगे, यानी मैं उसकी एग्जांपल अगर दूं, अगर आप अपने, यानी खुदा न खास्ता किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, हमारे पास आते हैं 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए उसकी टांग को हम बांध देते हैं प्लास्टर में, उसके मसल्स वीक हो जाते हैं, ठीक है। और जब हम एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में हमें क्लियरली नज़र आता है कि बोन्स के अंदर से भी कैल्शियम निकल गई है। क्यों? उसके स्ट्रेस ही नहीं पड़ा। तो बॉडी ने ये प्रिज्यूम किया कि इसको ज़रूरत नहीं है, उसने उसको वहाँ शिफ्ट कर देना जहाँ ज़रूरत है। इसी तरह है कि जब वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा तो उसकी बोन्स पे स्ट्रेस ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल सही जब कह रहे हैं। स्ट्रेस नहीं पड़ रहा तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, स्लो हो जाती है। फिर हम जब वो 13-14 साल पे पहुंचता है, जब उसका ग्रोथ स्पर्ट भी आ जाता है, क्योंकि ग्रोथ स्पर्ट से मुराद ये है कि जब बच्चा सेक्सुअली एक्टिव होने लगता है तो एक यकदम इंक्रीज इन हाइट होती है। बच्चियों में 12-13 साल पे हो जाती है, लड़कों में 13-14-15 साल तक होती है। जब वो हो चुकी होती है उसके बाद पेरेंट्स हमारे पास लेके आते हैं कि जनाब ये तो कद ही नहीं बढ़ रही, बच्चे का कद रुक गया जी। उस स्टेज पे डॉक्टर्स का करने वाला कोई काम नहीं रह जाता, चाहे मैं स्पेशलिस्ट भी हूँ। 12 साल से पहले ले आए 12 साल से पहले अगर आप उनकी न्यूट्रिशन में ये चीज़ें ऐड अप करेंगे तो उनकी ग्रोथ का जो पोटेंशियल है, जो जेनेटिक पोटेंशियल है, क्योंकि उसमें पेरेंट्स का भी दोनों का देखा जाता है कि एवरेज हाइट उनकी कितनी थी और बच्चे की कितनी निकलेगी। अब इसी क्वेश्चन में आपने एक चीज़ और पूछी थी मेरे से कि जी चाइना में टांगें बढ़ाने के लिए या टांगें बोन्स को लंबा करने के लिए ऑपरेशन शुरू हो गए हुए हैं। तो ये ऑपरेशन सबसे पहले जो हुए वो रशिया में शुरू हुए थे। रशिया में एक एलिजरॉव नामी डॉक्टर थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, जिन्होंने बोन्स की ग्रोथ के लिए या बोन्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक टेक्निक इजाद की जिसे हम कहते थे कि डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस। यानी वो बोन्स को खींचते थे तो उसके साथ साथ ना सिर्फ बोन्स बढ़ती थी बल्कि जो वेसल्स हैं, जो मसल्स हैं, जो खून की नसें हैं, ये सारी आराम आराम से बढ़ना शुरू हो जाती थी। प्रोग्रेसिवली उसको इंक्रीज़ किया जाता था और 3 से 4 इंच तक कद को बढ़ा लिया जाता था। लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको आप रैपिडली नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट का किया है कि जिसमें एक टांग उनकी 2 इंच छोटी थी, एक दूसरी साइड बड़ी थी, तो मुझे बैलेंस करने के लिए एक्यूट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा है। तो तकरीबन हम 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम एक टाइम में इंक्रीज़ कर सकते हैं। वरना दुनिया में ये अब रिकमेंडेड तरीका ज़रूर है। उसके लिए थोड़ा सा ये है कि सर्जिकली उससे गुजरना पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है कि वो प्रोग्रेसिवली 1 मिलीमीटर की एक पेनफुल भी है, पेनफुल भी है, लेकिन ये है कि 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से सब्र चाहिए। होता ज़रूर है, जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनमें हम करते हैं, लेकिन हम काउंसल करते हैं, उनको पहले बताते हैं, उसके प्रॉस कॉन्स सारी चीज़ें बताने के बाद तो ये किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बांस का मुरब्बा, ठीक है, और उसका बांस के हवाले से बड़ा ताल्लुक़ है, तो एक तो ये बता दें वाकई ये खाने से कद बढ़ता है क्योंकि आप डॉक्टर हैं, और या फिर बच्चों को जैसे ही वो पैदा होते हैं, पैदा होने से लेके 12 साल तक कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ उनको खिलाएं ताकि उनके कद का जो होना चाहिए इंक्रीज़ वो हो, उनकी ग्रोथ ना रुके? अच्छा, जहाँ तक बांस के मुरब्बे का ताल्लुक़ है, ये तो मैं इसको क्लियरली मिथ कंसीडर करूँगा। नंबर 1, या उसका कोई केमिकल एनालिसिस कर लिया जाए तो शायद वाली बात है कि कोई उसमें कैल्शियम का कंटेंट निकल आए कि जी कच्चे बांस के अंदर कोई कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो मे बी यानी उस खुराक को, लेकिन कहीं पे ये खुराक में लिखा हुआ नहीं है, कहीं जो हमें पढ़ाया या बताया जाता है, या ये कि भाई ये जैसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स का हमें पता है कि भाई कैल्शियम इसमें ज़्यादा होता है, खजूर है, बाकी कुछ इस तरह के फ्रूट्स हैं, लेकिन बांस का कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। मे बी अगर उसका केमिकल एनालिसिस हो तो शायद पता चले। दूसरी चीज़ जो आ जाती है कि वो खुराक कौन सी इस्तेमाल की जाए बचपन में। एक तो ये है कि प्रॉपरली मदर फीडिंग बहुत ज़रूरी है, ये बेस है, ठीक है, जिस बेस से हम दूर होते जा रहे हैं, ये भी एक रीज़न है। और दूसरा ये है कि बैलेंस डाइट, दूध का और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बच्चे के छोटे होते हुए, और दूसरा रूटीन की जो अपनी डाइट्स हैं उनमें कंटिन्यूएशन। प्रोटीन, जैसे मैंने कहा कि वो प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। हम ये यानी दूध ही पिए जाएंगे और प्रोटीन्स कम होती जाएंगी, उस दूध का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है।
इसीलिए अगर आप देखें तो डॉक्टर्स भी जो मेडिकल उसमें रिकमेंड करते हैं कि 6 महीने पे जाके आपने वीनिंग शुरू कर देनी है। वीनिंग से मुराद ये है कि अब आपने दूध के साथ उसको ठोस ग़िज़ाएँ भी देना है ताकि गट भी उसकी आदी हो और जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो भी अब इस उसमें चली गई है कि जिसमें उसने अब इस दूध के साथ साथ कैल्शियम को कैरी करना है, और दूध सिंपल उसकी सारी डाइटरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा, नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा, और साथ जो हाई प्रोटीन डाइट्स हैं ये रेगुलर लेना और बैलेंस डाइट की तरफ जाना वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ये है कि माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, उसका ताल्लुक आने वाली ज़िंदगी में होता है उसकी बाकी ग्रोथ के साथ? अब देखें जो हमल के दौरान बच्चे का पेट के अंदर बढ़ना है वो डायरेक्टली रिलेटेड है माँ से। हमारे पास माएँ आती हैं, ये आगे जाके भी ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे जब हम फीमेल के इश्यूज डिस्कस करेंगे। तो जो चाइल्ड बेरिंग एज है यानी जिसमें बच्चे ने यानी माँ ने कंसीव करना है या उसने 9 महीने बच्चे को लेकर चलना है, उस वक्त अगर उसकी अपनी डाइट ही ठीक नहीं है तो बच्चे पे यकीनन असर पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है कि माँ के हड्डियों से, माँ के ब्लड में से एक्सट्रैक्ट होकर चीज़ें मैक्सिमम बच्चे को जानी है। माँ की डेफिशिएंसी हो जाएगी लेकिन बच्चे को डेफिशिएंसी होने नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर पीछे जिसे कहते हैं कि स्टोर ही खाली हो जाएगा तो फिर आगे बच्चे के पास भी वो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं पहुँचेगी, तो यकीनन उसका जो आने वाली ज़िंदगी है उसके ऊपर असर ज़रूर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जोड़ों का दर्द, ठीक है, ये बड़ा आम है और हर दूसरे तीसरे एजड लोग हैं उनको बड़ा ये ज़्यादा आम है, तो उसका क्या इलाज है, क्या करें? कोई देसी टोटके हैं तो वो भी बता दें वैसे, या कोई साइंस में इसका कोई हल है? क्योंकि ये तो रहता है, ये ख़त्म नहीं होता, तमाम जितने बूढ़े देखे उनमें जोड़ों का दर्द ये आम है। अच्छा, जोड़ों के दर्द को अगर हम थोड़ा सा डिवाइड कर लें, एक है जो 20 साल से पहले के लोग हैं यानी अच्छा। बच्चे या बच्चियाँ हैं, उनमें जोड़ों का दर्द होना है। दूसरी स्टेज पे आ जाते हैं जिसे हम पहले भी कह रहे हैं कि चाइल्ड बेरिंग एज है, बिल्कुल 20 साल से लेके 50 साल की उम्र तक के लोग जो हैं उनमें होना है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं 50 से ऊपर। अब जो 20 साल तक हो रहे हैं उनमें तो मोस्टली जो है या स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं या कोई खुदा न खास्ता कोई ट्रामा हुआ है तो उसके साथ जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन जो नॉर्मल लोगों में होता है उसमें जैसे कहा कि बेस ही अगर पीछे कार्टिलेज के पीछे नहीं है, जैसे नरम हड्डी जो जोड़ बनाती है, अगर उसके पीछे बोन्स की सपोर्ट अच्छी नहीं है तो उसने भी आगे सॉफ्ट हो जाना है। तो जो कॉन्ड्रोमलेशिया की एक शक्ल होती है, कॉन्ड्रोमलेशिया से मुराद ये है कि जो नरम हड्डी या मुर्कनी हड्डी है उसका नरम हो जाना, उसके साथ जब रगड़ आना शुरू होती है तो वो पेनफुल हो उसके साथ, तो वो हमारे पास उसके लिए आते हैं कंडीशन के लिए कि जी नी पेन है, तो वो खैर हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे और बाकी चीज़ों से हम डायग्नोज करते हैं। और उसमें जो आजकल हम रिसेंट ट्रीटमेंट में है, एक तो कैल्शियम विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है, और दूसरा जो एलिमेंट है अल्लाह ताला ने जो जोड़ का निज़ाम बनाया है उसके अंदर एक लुब्रिकेशन का फैक्टर डाला है कि दो सरफेसेस के दरमियान अगर वो लुब्रिकेशन, जैसे जिसे हम यानी मैं जब सऊदीया में था तो वहाँ पे इसको क्या कहा जाता था, इब्राजैतिया, जैत से मुराद है तेल, ठीक है। तो ऐसा यानी मवाद जो कि अंदर जाके लुब्रिकेशन करेगा वो इंजेक्ट किया जाता है। अब वो आर्टिफिशियल भी हमारे पास अवेलेबल है और नेचुरल भी अवेलेबल है। आर्टिफिशियल में सिंथेटिक हमारे पास इंजेक्शंस इस तरह के आते हैं कि जो कि अगर जॉइंट के अंदर लगा दिए जाए ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो जाए। इन द मीन टाइम आपने जो सप्लीमेंटेशन दी है बोन की सपोर्ट के लिए वो भी उसको एक्ट कर लेगी तो बहुत बेहतरी हो जाती है। दूसरा जो नेचुरल तरीका है वो नुकसान तो नहीं है इंजेक्शन उस इंजेक्शन का कोई नुकसान नहीं, जो हड्डियों के अंदर जोड़ों में लगते हैं। 2 किस्म के इंजेक्शन है। चलें आपने इस बात पे अगर पॉइंट वो कर लिया, हम उसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक है स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन, बिल्कुल ठीक है। स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन तो किलर हैं और उसके बारे में कहा जाता है कि ये वो दवाई है जो डॉक्टर ने अपनी फैमिली को नहीं देनी लेकिन हर फैमिली को देनी है ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि उसको मैजिकल ड्रग कहा जाता है। ये फौरन मिलता है ना, फौरन उससे इफेक्ट आना है। तो वो लोग भी यही चाह रहे होते हैं कि यार फिलाना डॉक्टर बड़ा चंगा है, एक टीका लाना है तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाना, ठीक हो गया। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि उसका ओवरऑल बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। उसमें बोन्स का वीक होना, डायबिटीज़ का हो जाना, शुगर का हो जाना और जॉइंट्स का ख़राब हो जाना, ये सारे फैक्टर्स, सारी चीज़ें हैं जो कि स्टीरॉइड से होती हैं। तो अब रिसेंट उसमें तो हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि ये स्टीरॉइड्स ना लगाए जाएँ अनटिल अनलेस कुछ
माएँ या बहनें हमारी आ जाती हैं जो कि कहती हैं कि जी उम्रे पे जाना है, मेहरबानी करें चलें, जितनी देर में हम इसका फर्दर ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो आप ये इंजेक्शन लगा दें, तो वो बामरे मजबूरी लग जाता है। लेकिन ये जो सिंथेटिक मैंने कहा है ये लगाया जा सकता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जो नेचुरल है वो सबसे बेस्ट है। इस वक्त दुनिया में जो स्टेम सेल्स का तरीका इलाज है, स्टेम सेल से मुराद ये है कि नेचुरली भी जिस्म के अंदर वो सेल्स होते हैं जो कि रीजनरेशन करते हैं, यानी डेली के डेली जब हम चलते हैं, जब हम दौड़ते हैं, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ डैमेज होता है। रात में जब हम रेस्ट करते हैं तो वो रीजनरेशन हो जाती है, वो सेल दोबारा बन जाते हैं, रिपेयर प्रोसेस हो जाता है। तो वो जो हम स्टेम सेल्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों से लेके, उसमें फ़ैट भी आ सकती है, उसमें पीआरपी भी आ सकती है, उसमें जो हमारी बोन मैरो हैं उसके इंजेक्शंस वो हम प्रोसेस करके तो वो लगाते हैं, उससे हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। तो जो इंजेक्शंस का तरीक़ाकार है वो हम 50 साल की उम्र तक स्टेम सेल्स के ज़रिए कर सकते हैं, कंसीडरिंग द ग्रेड ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस कि भाई वो कितना बढ़ा हुआ है जोड़ की ख़राबी का अमल, कि क्या हम इंजेक्शन से उसको ट्रीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ता है। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, जो आपने कहा कि जी ओल्ड एज में बड़ा कॉमन है ये अब जोड़ों का दर्द होना। बिल्कुल जोड़ों का दर्द होना कॉमन है, पहले दौर में भी होता था लेकिन इतनी एडवांस चूँकि ट्रीटमेंट्स नहीं थी। तो हमें याद है कि जो हम अपने बुज़ुर्गों को देखते थे उसमें ये है कि उन्होंने 50 साल या 60 साल की उम्र के बाद एक खोंटा या लाठी ज़रूर उठाई होती थी जिसके साथ सहारे वो चल रहे होते थे। मस्जिद भी जाना है तो उन्होंने सारा वो करना होता है। अब रिसेंट टाइम में उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो जो बेस्ट है, जो कि मैं अगर होराइज़न हॉस्पिटल में जौहर टाउन में अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ या हम करते हैं, वो है जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट्स। जॉइंट्स को हम रिप्लेस कर लेते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। आजकल जॉइंट्स वो हो जाते हैं, अमेरिका में एक साल में कम से कम 10 लाख से ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट्स और हिप रिप्लेसमेंट्स होती हैं। पाकिस्तान में भी अब काफ़ी ट्रेंड आ गया हुआ है, हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर रहे हैं। यानी मैं गंगाराम में या अपने जो गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा है वहाँ पे भी रूटीन में हम ये जॉइंट रिप्लेसमेंट्स कर रहे हैं। गंगाराम में होते हैं आप? जी गंगाराम में भी जितने भी इकोनॉमिकल पेशेंट है वो आप तक पहुंच सकते हैं, तो गंगाराम में किस दिन होते हैं? ज़्यादा मेरा जो टाइम होता है, क्योंकि एफिलिएटेड हमारा जो दूसरा हॉस्पिटल है वो है गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा। ठीक है। तो मैं ज़्यादा वहाँ पे सेटअप इस तरह का हमने डेवलप कर लिया हुआ है कि जिसमें हम जॉइंट्स की टोटल रिप्लेसमेंट पूरे हफ्ते में उधर होते हैं आप? जी मैं पूरा हफ्ता उधर। और कोई एलीट क्लास पेशेंट आपसे करना चाहे प्राइवेट, तो प्राइवेट कहाँ? प्राइवेट में इधर जौहर टाउन में होराइजन हॉस्पिटल है, ठीक है। उस पे जो है ना, क्या टाइमिंग होती है वहाँ आपकी? वहाँ मैं 4 से 6 बजे होता हूँ डेली? जी तकरीबन डेली होता हूँ मैं। तो वो वहाँ से कोऑर्डिनेट करके टाइम ले सकते हैं। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट जिसे कहते हैं ना कि एक मैजिकल ट्रीटमेंट है, इसमें कन्विंस करना मरीज़ को ज़रूर मुश्किल है। तो उसके लिए हम उनसे हम वीडियो कंसल्टेशन भी करते हैं, या ये है कि जो हमारे पेशेंट्स पहले ऑपरेट हो चुके हैं तो उनकी हम कुछ वीडियो कंटेंट्स उनके साथ शेयर कर लेते हैं, या उनसे मुलाकात का कोई इस तरह का अरेंज कर लेते हैं जिसमें वो पेशेंट कन्विंस होने के लिए। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा जो डिज़ास्टर है ना जॉइंट रिप्लेसमेंट में, और वो है इन्फेक्शन। तो अगर कोई उसको अवॉइड कर लेता है और अच्छे तरीके से अच्छे एनवायरनमेंट में कर सकता है, क्योंकि इसमें हमें क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना होता, क्वांटिटी की तरफ नहीं जाना होता। तो हमारे पास पेशेंट्स असल में पाकिस्तान में थोड़ा सा ट्रेंड ये है कि हम क्वांटिटी की तरफ और इकोनॉमी की तरफ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, हम क्वालिटी को उसमें से स्किप कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो हर जगह होने के नहीं हैं, इसमें क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अच्छा, मोरों की बात करें, ठीक है। मोरों से ये है कि आपकी यहाँ से दर्द जो है एक टांग के ज़रिए नीचे जा रही होती है, चलना भी बड़ा दुश्वार होता है, लेकिन लोग ऑपरेशन भी करवाते हैं मोरों के और वो कामयाब नहीं होते। और ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं, एक्सपीरियंस किया है, तो वो बचते भी नहीं हैं। मोरों के ऑपरेशन 1 2 3 होते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। और फिर कुछ ऐसे बड़े नाम भी हैं जिनके पास बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़, ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी उनके पास जाते हैं। मोरों का मैं अगर एक इलाके की बात करूँ, उकाड़ा का एक इलाका है हवेली लखा, वहाँ बड़ा मशहूर नाम फलक शेर हड्डी जोड़, ठीक है, बड़ा मशहूर नाम। अभी तो उनकी डेथ हो चुकी है, उनके बेटे बूटा साहब ये काम करते हैं, वो मोरे जो है ना वो चढ़ाते हैं। वो पेशेंट को देख के इधर, मतलब आप सामने उसको देख के बता देंगे कि तेनू एनवा मोरा है तो एंदे च गैप है मोरे च ते है, तो वो ऐसे बैठ के करते हैं, वो मोरा ठीक हो जाता है। इस तरह ये इलाज करें। साइंस, मेडिकल साइंस क्या कहती है, और शिफा भी उनको मिली है उधर से। अच्छा, मैं देखें इसमें आई एम नॉट हेयर कि मैं यहाँ पे किसी को निगेट करने के लिए बैठूँ। वो जो कर रहे हैं उसको, वो अमेरिका में भी होता है। अच्छा, ठीक है, उसको कहते हैं कायरोथेरापी। जो कायरोथेरापिस्ट्स होते हैं वो अमेरिका में भी काम करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में भी काम करते हैं, वो यूके में भी काम करते हैं। यानी कि ये प्रॉपर कोर्स होता है।
अच्छा, ये यहाँ से पकड़ के ऐसे ऐसे वो करते हैं? टोटल जो उसमें स्पाइन की मूवमेंट, स्पाइन की अलाइनमेंट्स, स्पाइन के जो सारे रोटेशनल अलाइनमेंट्स होती हैं। अब जो पेन की बात है ना, जो बैक का, जिसे हम अपनी पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं चुक पड़ जाना। अब ये जो चुक पड़ना है ना, हमने कॉमन एक इसको बना लिया हुआ है नाम कि जी वो फिलाने नू यार कमर दर्द हो सी लगता है चुक पै गई है। चुक बेसिकली ये होता है कि जो मोरे हैं वो एक दूसरे के साथ जोड़ की शक्ल में बने हुए हैं। ऐसे ही ठीक है, साइडों पे उनके जोड़ हैं, दरमियान में गैप है, उसके अंदर डिस्क है। अब डिस्क का निकलना चुक पड़ना नहीं है, जोड़ का अपनी जगह से हिल जाना इसको चुक पड़ना कह देते हैं। चुक पड़ने में आपको कमर में शदीद दर्द होगी लेकिन टांग में नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। ठीक हो गया। ठीक है। अब जब कमर में दर्द होगी तो जो आपके अल्लाह ताला ने एक गार्डिंग सिस्टम रखा है ना, वो मसल्स हैं, जो साइड पे मसल्स जिसे कहते हैं ना कि हम तनाबे हैं, उसकी सपोर्ट होगी तो आपके स्पाइन बड़ा अलाइन रहेगा। अगर एक साइड पे वो खिंच जाएगा, दूसरी साइड पे रिलैक्स होगा तो स्पाइन टेढ़ी भी हो जाएगी। अब जो कायरोपैथ का काम है, जो इस तरह के जॉइंट्स उतर जाते हैं, ये जॉइंट सब लक्सेशन हम इनको कहते हैं। अच्छा, उसमें जो मोरों का उतर जाना है ना, उस कायरोपैथ का काम वहाँ पे है। ठीक है। अब इसमें दो तरीका है उनका इलाज है, मैंने खुद जाके ऑब्ज़र्व भी किया है, यानी एज पेशेंट भी मैं जाके ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑब्जर्वेशन गया हूँ मैं कि जी वो कर क्या रहे हैं। फिर उसको मैंने साइंटिफिक चीज़ों पे, एविडेंस बेस्ड चीज़ों पे जाके देखा है। जो उनके तरीका इलाज है उसमें जो मोरों का अपनी जगह से थोड़ा सा स्लिप हो जाना है, जो उसके जॉइंट्स का, उसको चढ़ाना, ये कायरोपैथ का काम है। एनीबडी कैन डू। जो हमारे पहलवान हैं, चाहे वो हवेली लखा के हों, हाफजाबाद के हों या गुजरे के हों, जो भी इसके वो हैं, वो कर सकते हैं। वो होता भी है और वो अपनी जगह पे वापस भी आ जाते हैं, तो पेन बहुत 90% सेटल हो जाती है। बाकी कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिसके साथ वो कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि जो यहाँ से पकड़ के दबाना है। अब ये नेचुरल एक मैकेनिज़्म है, अल्लाह ताला ने जो ब्रेन को सेंस किया है ना, तो ब्रेन का काम ये है कि एक जगह जब पेन हो रही है तो उसने वो परसीव करनी है कि जनाब कमर के फ़िलाँ मोरे फ़िलाँ जगह पे दर्द है। उसकी नर्व्स ने करंट उठाया, ब्रेन में जाके उसने मैसेज दिया कि जी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। ठीक हो गया। अब अगर उससे ज़्यादा किसी जगह, यानी अगर खुदा न खास्ता किसी बंदे की टांग फ्रैक्चर हो जाती है कमर दर्द के साथ बाय चांस, तो उसको फ्रैक्चर की पेन तो याद रहेगी, उसको कमर की दर्द भूल जाएगी। अब वो जो भूलने का अमल है वो ब्रेन को मल्टी डायमेंशनल नहीं बनाया। जब आपने पेन उससे ज़्यादा कहीं क्रिएट कर दी तो ब्रेन कुछ देर के लिए उस पेन को भूल के जो ज़्यादा वाला है उसको परसीव कर लेगा। अब इसमें ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। इसको यानी एविडेंस बेस्ड में हम यही कहते हैं कि व्हेन यू विल गिव मोर स्टिमुलस, आप कहीं और ज़्यादा पेन क्रिएट कर देंगे तो कुछ देर के लिए, कुछ देर यानी उसमें 6 घंटे भी हो सकते हैं, 12 घंटे भी हो सकते हैं, ब्रेन नीचे वाली पेन जो कम दर्जे की थी उसको भूल जाएगा। जब तक उसको ऊपर वाली होती रहेगी या ऊपर वाली का जो इफ़ेक्ट रहेगा तब तक वो उसको वो करेगा। बाकी कायरोपैथ ये दुनिया में इनका बहुत रोल है, और दुनिया में तो अमेरिका में इसकी स्पेशलाइजेशन हर एरिया की अलग है। यानी कायरोपैथ ऑफ लोअर लिम्ब अलग है, कायरोपैथ ऑफ स्पाइन अलग है, शोल्डर और अपर लिम्ब का अलग है। तो वो यानी ये इसमें नेचुरली ये चीज़ें हैं और इससे हम निगेट नहीं कर सकते, लेकिन साइंटिफिकली इसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। गैंटी हवा, ये बड़ा कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि गैंटी हवा हो गई है, इसका क्या इलाज है और ये होती कैसे है? अच्छा, जो गंठिया का दर्द है, एक तो ये पहले स्पेसिफाई करने की और वो करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हर वाह या हर पेन गंठिया की नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल। गंठिया में जो मोस्ट प्रोमिनेंट अलामतें होती हैं वो ये होती हैं कि जॉइंट्स का, ये जो ख़ास तौर पे ये जो उंगलियों के दरमियान वाले जॉइंट्स हैं, इनकी स्वेलिंग हो जाना। ये वाली जी, दोनों हाथों की? जी, दोनों हाथों पे हो सकती है। ठीक है। और मॉर्निंग में इतना अकड़ाव हो जाता है कि आप मुट्ठी बंद नहीं कर सकते, इतना शदीद आपको वो होता है, पेन होता है उसके साथ। जो जो दिन गुजरता जाता है आप बेहतर होते जाते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर इसी तरह होता है। तो हम इसको स्पेसिफाई करते हैं कि जी ये मॉर्निंग स्टिफनेस होती है इन द स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड और फीट।
सिर्फ सिम्टम्स पे मैं इसका इलाज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ से मुराद ये होता है कि जो जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है कि कोई भी जरासीम अंदर जाना है तो उसको पकड़ने के लिए सेल्स आ जाने हैं, उन्होंने उसको कैच करना है ताकि वो बाकी जिस्म के निज़ाम को डैमेज ना कर सके। तो वो ऐसी फीलिंग ले लेता है कि जो जॉइंट्स के जो सेल्स हैं वो ये फील करता है कि ये भी कोई जरासीम है, और उसके ख़िलाफ़ सेल्स पहुंच जाते हैं उसको ख़राब करने या उसको एंगल्फ करने। तो वो जब नेचुरल जॉइंट के अगेंस्ट वो काम शुरू कर देते हैं तो साफ ज़ाहिर है कि भाई वो बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रही होती है और वहाँ सेल्स बार बार भेज रही होती है कि भाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो ये बेसिकली ऑटो इम्यून सिस्टम का वो होता है। अब उस ऑटो इम्यून सिस्टम को जो हमने मेडिकेशन करनी है उसको हमने स्लो डाउन करना है, यानी मुदाफ़ियाती निज़ाम को हमने नीचे लेकर आना है। अगर वो 100 पे काम कर रहा है तो हमने 50 पे लेकर आना है ताकि इसका जो इफ़ेक्ट है जॉइंट्स के ऊपर वो कम हो जाए। उसके लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो मैं इसका बिलीवर हूँ और हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं कि जो कि एक साल 1.5 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं कि जनाब गंठिया वाह है, लेकिन किसी लैब से उन्होंने रिपोर्ट नहीं करवाई। तो मेरी एक रिक्वेस्ट होती है उन पेशेंट से, और आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं उन पेशेंट्स को ज़रूर वो कहूँगा कि आप किसी अच्छी लैब, मुस्तनिद लैब से एक दफ़ा टेस्ट करवा लें। कौन सा टेस्ट? आर ए फैक्टर का टेस्ट होता है, या आजकल NTCCP के नाम से है। आर ए फैक्टर का उससे एडवांस है। उससे तो वो यूरिक एसिड का भी पता चलता है शायद। नहीं, आर ए फैक्टर से वही रिमेटाइड का ही फैक्टर पता चलता है, लेकिन NTCCP उससे थोड़ा सा एडवांस टेस्ट है जो रिसेंट अब वो होता है। वो आप किसी भी अच्छी लैब से करवा लें जो रिलायबल है, आगा खान है, शौकत खानम है, इस तरह की जो मेन लैब है। थोड़ा सा महंगा उनसे ज़रूर होता है, लेकिन एक दफ़ा आपको स्टैम्प पता चल जाती है कि यार ये है या नहीं है। अब अगर नहीं है तो उसका इलाज सिंपल सा है। कई दफ़ा कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी से पेन हो रही होती है और हम उसको गंठिया की दवाई दिए जा रहे होते हैं जो कि एट द एंड ऑफ द डे उसको ऑस्टियोपोरोसिस करती है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आर ए फैक्टर को करवा लें, और क्वांटिटेटिव आर ए फैक्टर। ये सिर्फ ये नहीं कि जी आर ए फैक्टर पॉजिटिव, आर ए फैक्टर नेगेटिव, नो, हमें क्वांटिटी चाहिए। 14 नॉर्मल है, ये 49 है, तो उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। 149 है तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। इसलिए यही हम गंठिया के लिए रिक्वेस्ट यही होती है पेशेंट से कि आप एक टेस्ट करवा लें, अगर है तो उसका इलाज मौजूद है, और मुस्तकिल उसका इलाज करने से बहुत 90-95% बेहतरी हो जाती है। एक सवाल मेरा जो मैं आखिरी सवाल करना चाहूँ, बड़ा आम है कि जितने भी शादीशुदा लोग हैं, मर्द ख़वातीन, जब भी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है या फिज़िकल रिलेशन होता है, बेड लाइफ है, तो एक ये है कि जो भी कहते हैं कि ये मिक के साथ इसका ताल्लुक़ है, जो अंदर कैल्शियम जो आप कह रहे हैं कि वो होता है, तो ऐसा कुछ है कि ज़्यादा फिज़िकल होने से कमज़ोरी हो जाती है हड्डियों की, या फिज़िकल नहीं होना चाहिए, एक तरतीब रखनी चाहिए, या इस हवाले से क्या आप कहेंगे? देखें जी, ये तो नेचुरल रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को तो निगेट नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह ताला ने जैसे हर जानवर में एक ये हिस्स रखी है, इंसान में थोड़ा सा सिविलाइज्ड तरीके से हमने इसको परसीव करना है या वो करना है। इसमें हमारे यहाँ उसने कहा जी 2 चीज़ें बड़ी बिकती हैं। एक दीवार पे लिखा हुआ जो इश्तिहार होता है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, और औरतों में कोई 2-4 इस तरह की कंप्लेंट्स निकाली जाती हैं कि जिसमें हर बीमारी फिट इन करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये इसको मैं मिथ ज़्यादा कहूँगा, इसमें कोई सच्चाई वाली बात नहीं है कि जनाब अगर आप फ़िज़िकल रिलेशनशिप ज़्यादा रखते हैं, ये हर इंसान की डिफरेंट रिक्वायरमेंट का वो हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा, यानी आप जनरलाइज्ड नहीं कर सकते कि जनाब एक बंदे की एक्टिविटी ज़्यादा है, एक बंदे की क्यों कम है। ये कोई जनरलाइज नहीं हो सकता। ये इसका दिमाग से, आपकी साइकोलॉजी से भी ताल्लुक़ है, इसका आपका रिलेशनशिप विद योर पार्टनर से भी ताल्लुक़ है, ये सारे फैक्टर्स हैं। अब जो मिक का आपका वो है, इसमें मिक को मैं मिथ में वो ज़्यादा कंसीडर करूँगा। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ मेडिकल नहीं है, साइंस लेकिन में। आपने अगर डाइट अपनी बेहतर रखी है, सारा कुछ वो बेहतर है, कमर दर्द का भी उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बात वहीं पे फिर आ जाती है कि जब आपने अपनी डाइट को बैलेंस नहीं रखा हुआ। 3 ग़ज़ाएँ बता दें ताकि डेली रोज़मर्रा की 3 ऐसी ग़ज़ाएँ बता दें जाते जाते, ताकि आपकी हड्डियाँ मजबूत रहें। हड्डियों की मजबूती के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं कि कम अज़ कम आप 1 कप या 1 गिलास दूध डेली कंज्यूम ज़रूर करें। लेकिन वो लाहौर का दूध ना हो, शायद कोई बेहतर अगर आपको मिल जाता है तो वो आप उसको यूटिलाइज़ करें। दूसरा, नट्स
और तीसरा खजूर। ये अगर डेली आप खाएं। जी, ये अगर आप डेली वो करते हैं तो आप नट्स में आप मिल्क शेक की बादाम- सूरत में भी कर जिस जिस अंदाज यानी में कि कर डेली रहे हैं, आप डेली करें। की आपकी ये रिक्वायरमेंट उसमें आ जाए तो फिर बड़ी अच्छी यानी कि होगी ये इसमें। फिर रूटीन आपकी जी, बड़ी, रूटीन यानी अगर कि आप रहेगी, आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। चीनी ना इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके साथ का चीनी इस्तेमाल नहीं चीनी करें। इस्तेमाल ना ज़ाहिर है करें। जो खजूर जब डल खजूर जाएगी अगर तो आपकी उसका डल इतना गई, वो मीठा होता है। नेचुरल उसकी वो है तो बिल्कुल जी, डॉक्टर खालिद साहब से हमने बड़ी ज़्यादा डिस्कशन की है इस हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर और ज़ाहिर पंजाब के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये मसाइल बड़े पाए जाते हैं, ख़वातीन के अंदर, हमारे मर्द हज़रात के अंदर, नौजवान नस्ल के अंदर। और मज़ीद इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे कि इन सेशंस को हम आगे लेकर चलें, आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों को घर बैठे फ़ायदा हो सके। तो अगर आपका कोई सवाल है, आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिसको जोड़ों का मसला है या कहीं भी कोई मसल पेन है, किसी भी किस्म की कोई पेन है या कोई हड्डियों के रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो वो आप लाजमी नीचे लिखिएगा, ताकि अगले सेशन में हम डॉक्टर साहब से दोबारा इनका कीमती वक्त लेंगे और इनसे उस हवाले से बात भी करेंगे। तो अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।